हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब कोई अच्छे से हों और सभी का तैयारी अच्छे से चलते होंगे, क्योंकि सीटेट एक ऐसा चीज़ अभी बन गया है कि जितना भी डीएलएड बीएड करके रखे हैं सबके लिए अनिवार्य हो गया। और सीटेट नहीं यदि क्वालिफाई होते हैं तो आगे के एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं मिलता है। तो हमारे लिए अभी सीटेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये PYQ है जुलाई का और सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह यदि क्वेश्चन को आप लोग देख भी लेते हैं तो क्या होता है कि एग्ज़ाम सेंटर में डर नहीं लगेगा, डर भागेगा, क्योंकि इसी तरह सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम चीज़, सेम क्वेश्चन ही है, वही चीज़ पूछा गया है और हम इसी को उठा के हम आपको पूरा इसका हर क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन करेंगे और सभी को हम अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए, कहीं कोई शंका और संदेह ना रहे, ऐसा हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज का हम प्रिपरेशन और सेशन रेडी करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। पहला ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, दूसरा है वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, तीसरा है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, चौथा है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। तो हमारे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारा आंसर होता है। हमारे पहली बात तो ये जहाँ मानकीकृत दिखेगा तो इसको कट ही मारना है। हमारे लिए ये नेगेटिव वर्ड भी होता है और ये मानकीकृत कहीं कहीं भी सही भी होता है, हर जगह इसको नेगेटिव नहीं मानना सकते हम लोग, लेकिन कहीं कहीं क्या बहुत जगह इसको नेगेटिव ही मान के चलते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और ये अच्छी बात है, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन क्या है? अभिकथन में है हमारा, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, एकदम बिल्कुल करनी चाहिए। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। देखिए, और ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करती है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करती है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों सही, दोनों गलत है, दोनों गलत है। और देखिए ऑप्शन इसमें क्या कौन सा हो जाएगा सही, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड काहे होगा? काहे की दोनों मैच नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण को पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। ये बात तो सही है, करनी चाहिए, ये भी बात सही है। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, लेकिन मैच इसलिए नहीं कर रहा है कि उसमें बात अलग कुछ और किया है, इसमें बात कुछ और किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहराता है? पहला ऑप्शन किस्मत, दूसरा है कार्य कठिनाई, चौथा है कोशिश की कमी, चौथा है योग्यता का अभाव।
तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा योग्यता का अभाव। क्या हो जाएगा? योग्यता का अभाव। ठीक है, योग्यता का अभाव हो जाएगा, योग्यता का अभाव। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 4। अब लेव वाइगोत्स्की जी आ गए हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? पहला ऑप्शन है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो कि उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। दूसरा है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और वर्तमान के साथ काम प्रदान करना चाहिए। तीसरा है छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उनके अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। चौथा है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिससे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आंसर ये हो जाएगा कि छात्रों को 1 मिनट मार्किंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा, हाईलाइट कर दिए इसीलिए कि ताकि आंसर सबको अच्छी तरह से दिखे। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करने चाहिए। वाइगोत्स्की जी हमारे कहते हैं छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित उनके उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना चाहिए। और भी हमारे वाइगोत्स्की जी बहुत कुछ कहते हैं। इसके लिए एक अलग से हम टॉपिक बना देंगे। वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, जितना भी और वैज्ञानिक है सबके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। दूसरा है शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है? ये आपको फैसला करना है। हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। बताइए, हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड। शिक्षक, क्योंकि शिक्षक के बारे में पूछा है तो शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, तभी बच्चे प्रगतिशील होते हैं। तो शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत कभी नहीं होता है। शिक्षक कभी भी प्राथमिक स्रोत नहीं, ये होता है उनका माता पिता। हमारे माता पिता हमारे लिए प्रथम श्रोता होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यार देखिए, नेक्स्ट दूसरे वैज्ञानिक आगे हैं हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि पहला ऑप्शन, सभी लोग दुनिया को सामान्य रूप से समझते और संसाधित करते हैं। दूसरा है अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यता होती है। तीसरा है बुद्धि का केवल एक ही आयाम होते हैं। चौथा है बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है।
बताइए कौन सा सही है। तो हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब क्यों हो जाएगा सेकेंड? हमारे हावर्ड गार्डनर जी ने कहते हैं कि सभी के पास अलग अलग बुद्धि होते हैं और बुद्धि कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, बुद्धि एक प्रकार के नहीं होते। कोई व्यक्ति के पास अलग बुद्धि, कोई व्यक्ति के पास अलग। आप ही का दोस्त के बगल में देखिएगा, फ्रेंड के पास, तो उसके पास कुछ और, कोई तेज है बहुत ज़्यादा तो कोई धीमी है। मान लीजिए आप तेज हैं तो आपका दोस्त स्लो है। इसी तरह सभी के पास अलग अलग बुद्धि होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाद में कि इस सब के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है, बताइए। तो पहला है क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित, फिर छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित। बताइए सीक्वेंस में कीजिए इसको, कौन सा एक लाइन से सही हो जाएगा, बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ही, यही हो जाएगा फर्स्ट। क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। ठीक है, यही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आ गया हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन किसी को परेशानी करें। समझ जाने के बाद पूरा इजी हो जाता है। ये सिर्फ नाम से ही लगता है कि बच्चों को पहाड़ ही वाला क्वेश्चन, लेकिन है नहीं उतना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अभिकथन है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। और कारण है, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। क्या है? जटिल रूप से संबंधित है। तो हमारा इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर ऑप्शन तो पढ़ना इसमें है ही नहीं कुछ पढ़ने लायक, जो पढ़ेंगे आप लोग जाने। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। कौन सा हो जाएगा? एक। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक है, क्या कि दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर है हमारा पहला, विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। विकास विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। बताइए क्या है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। काहे कि विकास कभी एक रैखिक तरीके से नहीं होता है, जब भी होता है ये चक्रीय तरीके से होता है ऐसे। ठीक है ना, स्पाइरल जिनको बोलते हैं, ये स्पाइरल ऐसे 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 होता है। कभी चढ़ाव, कभी नीचे, तो कभी अप, कभी डाउन, मतलब करते रहता है, एक तरह से नहीं होता है। कभी ज़्यादा कोई समझ जाता है, कभी कम समझता है। तो ये सब की अलग ही मैटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बात है। अगले क्वेश्चन नंबर 10 फिर से आ गए हमारे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं?
स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। पहला ऑप्शन है अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, दूसरा है आत्म वाक्य के प्रयोग द्वारा, तीसरा है संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, चौथा है खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा। बताइए कौन सा है। ऑप्शन वाइगोत्स्की के रिलेटेड में है, बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा, यूज ऑफ इनर स्पीच। इंग्लिश में देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूज ऑफ इनर स्पीच ये हमारे वाइगोत्स्की के तहत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन अब देखते हैं क्वेश्चन 11। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में ऋण विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। बताइए। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना, या निर्देशित खोज। बताइए कौन सा होगा अच्छा डूबने और तैरने के बारे में। हमारे ख्याल से तो बच्चा को जितना प्रैक्टिकली सिखाओगे उतना अच्छा रहेगा। खास कि बच्चा को खोज करने के लिए ना एक अलग ही जुनून रहता है अपने से कार्य करने के लिए। बच्चा जितना अपने से कार्य करने दीजिएगा ना तो अच्छा से सीखेगा। तो हमारे ख्याल से है ये ऑप्शन नंबर सेकंड। ख्याल से नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं ख्याल से, कि ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। निर्देशित खोज, देखिए खोज के बारे में बोला है ना। खोज एक ऐसा चीज़ है जो बच्चा को एक मनोरंजन लायक बना देते हैं और बच्चा इसमें काफ़ी भी ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं और मन भी लगता है बच्चा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। देखिए क्वेश्चन हमारा पूछ दिया है नेगेटिव। क्या पूछ दिया है? नेगेटिव, एंड फॉर नेगेटिव। ठीक है। तो नेगेटिव जहाँ क्वेश्चन पूछ जाए तो हमारा ऑप्शन भी नेगेटिव ही होगा। क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। पहला ऑप्शन है रटने व दोहराओ स्मृति, दूसरा है स्मृति सहायक विधि, तीसरा है संकल्पनात्मक चित्रण विधि, चौथा है विस्तृत दोहराओ। अब बताइए इसमें से आपको कौन सा नेगेटिव लग रहा है। अब बताइए नेगेटिव आपको कौन सा इसमें नज़र आ रहा है। नेगेटिव इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है, कोई भी देख के ही बोल देगा रटने व दोहराओ। कभी बच्चा को कोई चीज़ रटाना नहीं है। क्या नहीं करना है? रटवाना नहीं है हमें। रट के बच्चा नहीं सीखता है। बच्चा को जितना हो सके समझा कर, बता कर और सिखा कर किया जाए। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। फिर से नेगेटिव क्वेश्चन पूछे तो इसका भी आंसर नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होता है। तो ऑप्शन नंबर है यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। इनमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सेकेंड। कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। हमारा ऑप्शन हो जाएगा
सेकेंड। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं, ये हो जाएगा सेकेंड। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, तो ये आधारित नहीं है। क्या है? नहीं है। यही है हमारा नेगेटिव, मुख्य रूप से नहीं रहता है, तो नेगेटिव का नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। विविध संस्कृति पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर कारण है कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। बताइए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा गलत हो जाएगा? बताइए, क्या दोनों सही है कि सही व्याख्या कर रहा है या सही नहीं व्याख्या कर रहे हैं? बताइए। तो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड। काश कि ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ देखिए मानकीकृत हम पहले भी बोले थे कि ये सही नहीं होता, ये नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये नेगेटिव चीज़ ही है। ठीक है ना, जानते हैं कि नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव कभी सही नहीं होगा इसमें। और ए सही है, आर गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15वां क्वेश्चन नंबर। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझ लेती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? देखिए जीन पियाजे जी है ना, तो इसने बहुत कुछ बताया, जैसे कि समायोजन और भी मतलब बहुत कुछ बताए गए हैं, तो इसमें से एक ही होगा। ठीक है, तो कौन सी होगा वो देखिए। तो हाँ, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए होगा, एसिमिलेशन जिसको बोले जाते हैं हम लोग इंग्लिश में, एसिमिलेशन हो जाएगा। एसिमिलेशन इसलिए होगा क्या, इसकी बच्चा मिसकंसेप्शन हो गया है, मतलब जैसे कि वो देखा पहले कुछ और चीज़ देखा उसी तरह, जैसे कि बिल्ली देख लिया, 4 पैर है उसका, उसी तरह उसने कुत्ता को देख लिया, डॉग देख लिया, उसका भी 4 पैर होता है, तो वो भी पहले समझ लिया कि ये भी बिल्ली है। कुत्ता को बच्चा को देखा, वो भी समझ लिया ये भी बिल्ली है। इसीलिए बच्चा इसमें एसिमिलेशन जिसको बोलते हैं समायोजन होता है। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहती है? आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के या की डैश का निर्धारित करता है। डैश का निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर है सेक्स, फिर है जेंडर, फिर है शैक्षणिक सफलता, और चौथा है सीखने की शैली। बताइए कौन कौन सही होगा, बताइए। तो हमारा इसमें से हो जाएगा सिर्फ ओनली सेक्स। आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के सेक्स का निर्धारित करता है। आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी सिर्फ जो है ना सेक्स का ही निर्धारित करता है, इसको ही दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। फिर आगे अभिकथन और कारण वाला।
अभी कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें क्या कहा है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और देखिए कारण दिया है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए सही है। अब बताइए कि इसमें क्या कौन सही है कौन गलत है। क्या दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहे हैं, या दोनों गलत हैं, या एक सही है या एक गलत है, बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहे हैं। क्या है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएंगे। काश कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश के बजाय बच्चा को कभी निर्देश नहीं देना चाहिए, कभी डांटना नहीं चाहिए क्लास में। उसको प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चा बताओ ये प्रश्न कैसे बनेगा, नहीं मतलब, और चाइल्ड सेंटर होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 है, क्या कहती है, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। दोहराव और बारंबार किए जाने वाले किसकी पहचान है, बताइए। बताइए। पहला है सावलीन क्रम विकार की, दूसरा है अधिगमात्मक विकलांगता की, तीसरा है ध्यान न्यूनतम अतिक्रिया विकार की, चौथा है मस्तिष्क पक्षपात की, बताइए। पहला है ओटिज्म, पहला है ओटिज्म, और फिर है, इसको इंग्लिश में ऑटिज्म बोलता है, इसको लर्निंग के लिए है, सीखने के लिए, और ADHD है, और यह है सेरेब्रल। बताइए कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ए। क्या इसकी कोई चीज़ को बच्चा दोहराव करता है, एक ही चीज़ को बार बार करता है, तो उसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है, ऑटिज्म की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधि उनके संदर्भ से संबंधित होती है। अगर यह अधिगम का बल दोहराव व रटने पर होता है, शिक्षार्थी की सामाजिक भावनाओं आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, उनके पूर्व ज्ञान को अलग किया जाता है और नकारा जाता है। बताइए कौन सा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। गतिविधि उनके संदर्भ से संबंधित होना चाहिए। बच्चा के लिए हर चीज़ उससे संबंधित होना चाहिए, तभी बच्चा सीखेगा। एक वातावरण में रहना चाहिए और सही से। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 20 पे। 30 क्वेश्चन हो गए, पूरा CDP का लिए है। क्वेश्चन नंबर है 20। क्या कहते हैं, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले बच्चों में क्या होते हैं। नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होता है, या अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, या एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, या मानक बुद्धि परीक्षाओं के माध्यम से निर्धारित बहुत कम बुद्धि लब्धि होते हैं। बताइए कौन सी हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक जैसे दिखने वाले
अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भ्रम में हो जाते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहते हैं देखते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होता है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीन होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? पहला है निगमनात्मक अवधि, सहज काल या मूल काल या संवेदनशील अवधि। बताइए क्या कहता है? बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ। ये हो जाएगा संवेदनशील अवधि। संवेदनशील अवधि हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। क्या कहते हैं? विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामाजिक सामान्यीकरण क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाती है? बताइए। पहला ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादी, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान, जेंडर प्रारूप। क्या कहलाती है? बताइए। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में क्या होता है? विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। तो क्वेश्चन यही है, एक समावेशन कक्षा में क्या होता है? विशेष ऑप्शन नंबर पहला है विशेष बच्चों हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधि तक पहुंचते हैं और वे कक्षा की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। सभी बच्चों सामान्य पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए सामान्य शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ, तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आएंगे 24। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होते हैं? क्या हो जाते हैं? तो ऑप्शन है पहला, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, तथा छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। तीसरा है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। चौथा है छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। चौथा है अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा चौथा। देखिए
इसमें बोला है सामाजिक रचनावादी के अनुसार अधिगम मतलब सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताए अधिगम यानी सीखने का अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी कथन और कारण वाला फिर से आ गया। अभी कथन है जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देता है, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करता। यानी कि कोई जब 12 महीना में बड़बड़ाने लगता है, 2 शब्द का बात बोलने लगता है, यानी उसी का तुलना में दूसरा बच्चा नहीं